Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. So today we will discuss newspaper analysis dated 24th July. And if you are liking this analysis, then please like, share and subscribe. I have started my UPSC mentorship program in which I am covering current affairs from several newspapers and magazines and also discussing static parts related to every current affair in detail. Basically, we will cover current affairs which will help you in prelims as well as mains. If you are interested and want to join this program, for that you have to visit the Telegram group. और अगर आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन करते हो तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा करंट अफेयर को रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर सारा कुछ कवर किया जाएगा और उसके अलावा कुछ भी आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी रिगार्डिंग करंट अफेयर्स। तो आप यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप को विज़िट कर सकते हो, सारी डिटेल्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। उसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो। यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है, फर्टिलाइज़र इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया अप मेक अप 20% ऑफ टोटल इन अप्रैल जून। अब रशिया के ऊपर लगे हुए हैं वेस्टर्न सैंक्शंस क्योंकि रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया। तो इंडिया से क्वेश्चन किया गया था वेस्टर्न नेशंस के द्वारा कि इंडिया यहाँ पर रशिया से क्यों ट्रेड कर रहा है डिस्पाइट सैंक्शंस और इंडिया को यहाँ पर ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो इंडिया ने यहाँ पर क्लियरली कह दिया था कि इंडिया के अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, जैसे वेस्टर्न नेशंस के अपने इंटरेस्ट है और इंडिया के इंटरेस्ट में यही है कि इंडिया में इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन ना आए। अब इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन इसीलिए आ रहा था क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से और रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगने की वजह से जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस थे उनमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ आ गया था और जिसकी वजह से हमारी जनता को सफ़र करना पड़ रहा था। इसीलिए गवर्नमेंट ने ये डिसीज़न लिया कि रशिया अगर हमें डिस्काउंटेड ऑयल दे रहा है तो हम यहाँ पर रशिया से ही परचेज़ करेंगे। अगर रशिया से हमें फर्टिलाइज़र्स सस्ते मिल रहे हैं तो हम यहाँ पर रशिया से ही फर्टिलाइज़र्स लेंगे। तो इंडिया हैज़ ट्राइड टू वॉक द डिप्लोमेटिक टाइट रोप बाई बाइंग मोर क्रूड ऑयल एंड फर्टिलाइजर्स फ्रॉम रशिया even as the latter faces sanctions from the West. This is also likely to bring savings amid the fall in the rupee and higher crude oil prices. In a development that holds diplomatic significance and bring fiscal savings, Russia has emerged as the largest supplier of fertilizers to India during April-June. फिर यहाँ पर ये बताया गया है कि म्यूरेट ऑफ पोटाश तो हमें 100% इम्पोर्ट करना पड़ता है, तो ऐसे में हम उसी कंट्री से इम्पोर्ट करेंगे जहाँ से हमें यहाँ पर सस्ता मिलेगा। अभी तक हम चाइना से काफ़ी फर्टिलाइजर्स इंपोर्ट करते थे। तो फॉर द म्यूरेट ऑफ पोटाश इंडिया इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट्स। इन रीसेंट ईयर्स इंडिया हैज़ इम्पोर्टेड मेनली NPK फ्रॉम रशिया और रशिया की इन्वेजन के बाद, रशियाज़ इन्वेजन ऑफ यूक्रेन के बाद जो फर्टिलाइज़र सप्लाई है उसके ऊपर हिट आया जिसकी वजह से यहाँ पर फर्टिलाइज़र के प्राइसेस ऊपर चले गए। तो ऐसे में हम यहाँ पर रशिया से फर्टिलाइज़र्स ले रहे हैं क्योंकि रशिया से फर्टिलाइज़र्स हमें यहाँ पर थोड़े कम प्राइस पर मिल जा रहे हैं एज़ कम्पेयर टू इंटरनेशनल प्राइसेस। और हम नहीं चाहते हैं कि हमारी कंट्री में इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन आए और हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट मैटर करते हैं और हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट के अनुसार हमें रशिया के साथ ट्रेड करना चाहिए, जो कि हम कर रहे हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि हमने यहाँ पर रशिया की साइड को चूज़ कर लिया है, हमने रशिया की साइड को चूज़ नहीं किया है। हमारा अभी भी वही स्टैंड है कि डिप्लोमेटिक तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है और जल्द से जल्द यहाँ पर सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज़ होनी चाहिए। तो हॉस्टिलिटीज़ ख़त्म होनी चाहिए और यहाँ पर डिप्लोमेटिक तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की जानी चाहिए। तो यहाँ पर जो इन्वेजन है वो इसका सल्यूशन नहीं है, वॉर इसका सल्यूशन नहीं है, कन्फ्लिक्ट इसका सल्यूशन नहीं है। अब हम आगे चलते हैं। कैंगेरू कोट्स बाई मीडिया एजेंडा ड्रिवन डिबेट्स बी वीकनिंग डेमोक्रेसी। तो यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या क्या स्टेटमेंट्स दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आप इनको नोट डाउन भी कर सकते हो। एक्सप्रेसिंग कंसर्न ओवर मीडिया रनिंग कैंगेरू कोट्स। तो ये जो कैंगेरू कोट्स होता है ये उन कोट्स को रेफ़र करने के लिए होता है वर्ड यूज़ जो कि यहाँ पर इलीगल कोट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने मीडिया ट्रायल देखा होगा कि मीडिया ट्रायल हो रहा है, फिर मीडिया यहाँ पर जजमेंट भी दे देगी कि ये गलत है ये सही है। तो मीडिया के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि मीडिया यहाँ पर कोर्ट बनकर ट्रायल करे। तो एक्सप्रेसिंग कंसर्न ओवर मीडिया रनिंग कैंगेरू कोट्स, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV Ramana said on Saturday that ill-informed and agenda-driven debates and biased views are weakening democracy. तो यहाँ पर मीडिया में जो बैठे लोग हैं उनके कुछ पक्ष होते हैं, वो किसको सपोर्ट करना चाहते हैं और वो जिसको सपोर्ट करना चाहते हैं वो उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर डिबेट्स को मोल्ड करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर मीडिया ट्रायल्स करते हैं और जजमेंट दे देते हैं। अब उनके जजमेंट देने से कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा सच, लेकिन फ़र्क ऐसे पड़ता है कि सोशल मीडिया भी उससे इन्फ्लुएंस हो जाता है और अगर जजेस जो यहाँ पर मीडिया ट्रायल होता है उसके अगेंस्ट कुछ जाकर जजमेंट देते हैं, मतलब बेसिकली जजेस तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग एक्ट करेंगे, लॉस के अकॉर्डिंग एक्ट करेंगे, तो यहाँ पर सोशल मीडिया पर जजेस को ही टारगेट किया जाने लगता है कि जजेस ने यहाँ पर गलत जजमेंट दे दी। तो एट टाइम्स देयर आर ऑल्सो कंसर्टेड कैंपेन्स इन मीडिया पर्टिकुलरली ऑन सोशल मीडिया अगेंस्ट जजेस, अनदर एस्पेक्ट विच अफेक्ट्स द फेयर फंक्शनिंग एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। और हम ये देख रहे हैं कि जो पिछले समय है उसमें मीडिया ट्रायल्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है।
मीडिया ट्रायल्स कांट बी अ गाइडिंग फैक्टर इन द डिसाइडिंग केसेस। अब मीडिया ट्रायल के बाद लोगों के दिमाग में भी एक परसेप्शन बन जाता है कि ये इंसान गलत है, ये इंसान सही है, और वो कोर्ट से भी यही उम्मीद करते हैं कि इसी इंसान को सज़ा होनी चाहिए। और जब उस इंसान को सज़ा नहीं होती है तो यहाँ पर कोर्ट्स को क्वेश्चन किया जाने लगता है सोशल मीडिया पर। तो ऑफ लेट वी सी द मीडिया रनिंग कैंगेरू कोर्ट्स एट टाइम्स ऑन इशूज़ इवन एक्सपीरियंस जजेस फाइंड डिफिकल्ट टू डिसाइड। तो कुछ ऐसे यहाँ पर केसेस होते हैं जो कि जजेस भी डिसाइड नहीं कर पाते, लेकिन मीडिया अपना ट्रायल करके डिसाइड कर देता है कि कौन इसमें गुनाहगार है और कौन इसमें सही है, जो कि नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो मीडिया यहाँ पर मीडिया ट्रायल्स करती है वो पूरी तरीके से एजेंडा ड्रिवन होते हैं। बाइस्ड व्यूज़ बीइंग प्रोपेगेटेड बाय मीडिया आर अफेक्टिंग द पीपल, और इसकी वजह से जो हमारी डेमोक्रेसी है वो वीकन हो रही है। प्रिंट मीडिया की तो फिर भी कुछ अकाउंटेबिलिटी है, लेकिन यहाँ पर जो सोशल मीडिया है उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आप एनोनिमस होकर कुछ भी यहाँ पर पोस्ट कर सकते हो। तो प्रिंट मीडिया स्टिल हैज़ सर्टेन डिग्री ऑफ अकाउंटेबिलिटी, वेयर एज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैज़ जीरो अकाउंटेबिलिटी एज वॉट इट शोज वेनिशेज इन टू थिन एयर, सेइंग दैट देयर इज ग्रोइंग डिमांड फॉर स्ट्रिक्टर मीडिया रेगुलेशंस एंड अकाउंटेबिलिटी। इसके अलावा यहाँ पर मीडिया से ये कहा गया है बाय द CGI कि मीडिया को खुद को सेल्फ रेगुलेट करने की ज़रूरत है। यू शुड नॉट ओवर स्टेप एंड इन्वाइट इंटरफेरेंस। अगर आप ऐसा करते हो तो बेसिकली आप इंडिया की डेमोक्रेसी को 2 कदम और पीछे लेकर जा रहे हो। प्लीज़ डू नॉट मिस्टेक इट टू बी अ वीकनेस और हेल्पनेस। व्हेन लिबर्टीज आर एक्सरसाइज रिस्पॉन्सिबली विद इन देयर डोमेन्स देयर विल बी नो नेसेसिटी ऑफ प्लेसिंग रीजनेबल और प्रोपोर्शनेट एक्सटर्नल रेस्ट्रिक्शंस। लेकिन मीडिया जिस तरह से आजकल बिहेव कर रहा है, मीडिया के ऊपर एक्सटर्नल रेस्ट्रिक्शंस लगाना ज़रूरी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑल्सो एम्फेसाइज्ड द नीड टू स्ट्रेंथन द जुडिशरी एंड एम्पावर जजेस। और यहाँ पर जो क्वेश्चन किया गया है वो ये किया गया है कि जब जजेस एक बार रिटायर हो जाते हैं तो उसके बाद उनसे सारी प्रोटेक्शन ले ली जाती है, लेकिन पॉलिटिशियंस को उनके रिटायरमेंट के बाद भी यहाँ पर जो प्रोटेक्शन दी जाती है तो यहाँ पर जजेस को क्यों नहीं दी जाती है, तो ये उन्होंने क्वेश्चन किया है एक तो वंस ही रिटायर्स लूजेज ऑल द प्रोटेक्शन दैट केम विद द टेन्योर। जजेस हैव टू लिव इन द सेम सोसाइटी। जिन सोसाइटी के लोगों को उन्होंने कन्विक्ट किया है तो ऐसे में उनके लिए खतरा होता है, तो उनकी जो प्रोटेक्शन है वो यहाँ पर एक्सटेंड की जानी चाहिए। पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस ऑफिसर्स एंड अदर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं उनको सिक्योरिटी दी जाती है, लेकिन जजेस को उनके टेन्योर ख़त्म होने के बाद सिक्योरिटी नहीं दी जाती है। फिर यहाँ पर एक और इशू की बात की गई, वो है रिगार्डिंग जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंडिया में पेंडेंसी ऑफ केसेस हैं, उसके बाद भी जो हमारे कोर्ट्स हैं वो इक्विप्ड नहीं है, तो जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है। और यहाँ पर CGI का ये कहना है कि सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। The need of the hour, he said, is to initiate a multidisciplinary study where scientific methods can be used to equip the judiciary for the future। तो ये कुछ इश्यूज़ यहाँ पर कहे हैं CGI ने, जो कि हमने डिस्कस कर लिया। आप इसको आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, यहाँ पर बात की गई है माइक्रोथेल्मिया। ये क्या होता है? अ कंडीशन रिजल्टिंग इन ब्लाइंडनेस। तो बेसिकली जो आई बॉल्स होते हैं वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाते हैं, तो ये है बस यहाँ पर, इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। WHO साउंड्स हाईएस्ट अलार्म लेवल फॉर मंकी पॉक्स। तो यहाँ पर WHO ने मंकी पॉक्स को डिक्लेयर कर दिया है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। तो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। ED एमनेस्टी UK राउटेड ₹51 करोड़ टू इंडिया आर्म फॉर एंटी नेशनल वर्क। तो यहाँ पर ED ने ये बताया, जो एमनेस्टी है, एमनेस्टी इंडिया यहाँ पर फंड्स को राउट कर रहा था, और FCRA जो है हमारा फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, उसको भी सर्कमवेंट करने की कोशिश कर रहा था। इसने 2 एंटिटीज़ बना रखी थी, एक फॉर प्रॉफिट और एक नॉट फॉर प्रॉफिट। और इसके अलावा यहाँ पर जो सिख मैसेकर हुआ था, फिर यहाँ पर जो कश्मीर का केस है, उसको लेकर ये जानबूझकर उन केसेस को बार बार उठाता रहता था। उसके रिगार्डिंग रिपोर्ट्स पब्लिश कर दी कि ऐसा हुआ था मैसाकर में या कश्मीर में ऐसा हो रहा है। जानबूझकर ये इंडिया में एक तरीके का जो सोशल फैब्रिक है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा था एमनेस्टी। तो फ्लैगिंग इंटरनेशनल NGO एमनेस्टीज प्रोजेक्ट कश्मीर, एक्सेस टू जस्टिस एंड जस्टिस फॉर 1984 सिख मैसाकर। तो इनके 2 प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन प्रोजेक्ट्स के नाम पर ये सिर्फ यहाँ पर गलत काम कर रहे थे। तो ED has picked 2 projects, Justice for the 1984 Sikh Massacre and Access to Justice in Jammu and Kashmir. It alleged that through these projects, AI बेसिकली इन्होंने 2 एंटिटीज़ बनाई थी। तो इट वॉज सपोज टू जनरेट पब्लिक आउटरीच थ्रू मीडिया प्रेशर। तो ये लोग यहाँ पर पब्लिक आउटरीच को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, इंडिया की सोशल फैब्रिक को ये यहाँ पर डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे थे। तो ग्रुप्स लाइक ह्यूमन राइट्स वॉच हैव सेड दैट कोर्ट मार्शल्स इन इंडिया, और बेसिकली जो यहाँ पर रिपोर्ट्स आती हैं उसके अकॉर्डिंग ये एक तरीके की रिपोर्ट्स है, ये
प्रूफ करना चाह रहे थे कि इंडिया में जो कोर्ट मार्शल्स होता है वो पूरी तरीके से बाइज्ड होता है, सब्जेक्ट टू करप्शन है। और इन्होंने यहाँ पर 2 एंटिटी सेटअप कर रखी थी, एक फॉर प्रॉफिट और एक नॉट फॉर प्रॉफिट, और ताकि ये यहाँ पर FCRA को यहाँ पर सर्कमेंट कर सकें। तो आपको क्या ज़रूरत है, आपको ये सब ज़रूरत नहीं है, आपको ये ज़रूरत है आप FCRA को पढ़ लेना और ED को पढ़ लेना। तो ED के रिगार्डिंग जो भी बेसिक फैक्ट्स हैं, कौन से डिपार्टमेंट में आता है, कौन से एक्ट्स को इम्प्लीमेंट करता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और FCRA के बारे में आपको बेसिक फैक्ट्स पता होने चाहिए, और FCRA में जो रिसेंट अमेंडमेंट हुआ वो भी आपको पता होना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं। ट्राई कलर कैन नाउ स्टे होइस्टेड डे एंड नाइट, तो ये हम डिस्कस करेंगे। तो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है हर घर तिरंगा, जो कि स्टार्ट होगा August 13 से। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑन वेंसडे अमेंडेड द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, और यहाँ पर जो नेशनल फ्लैग है उसको दिन में और रात में तो हमेशा फ्लो कर सकते हैं। उससे पहले ये था कि जो फ्लैग है उसको सिर्फ सनराइज़ और सनसेट के बीच में ही होइस्ट किया जा सकता था। तो अर्लियर फ्लैग कुड बी होइस्टेड ओनली बिटवीन सनराइज एंड सनसेट, तो इसको चेंज किया गया है। इससे पहले फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में एक और चेंज किया गया था कि मशीन मेड और पॉलिस्टर फ्लैग्स को भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये एक नया चेंज किया गया था। और फिर ये एक और चेंज किया गया। टूरिज्म मिनिस्ट्री रिवैम्प्स इट्स स्वदेश दर्शन स्कीम एम्स फॉर सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो टूरिज्म सेक्टर में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, तो उसको यहाँ पर बढ़ाने के लिए क्या क्या किया गया है, तो कुछ स्कीम्स यहाँ पर लॉन्च की गई थी। फॉर एग्जांपल स्वदेश दर्शन स्कीम, फिर यहाँ पर प्रसाद स्कीम को लॉन्च किया गया था। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म अंडर इट्स स्कीम ऑफ स्वदेश दर्शन एंड प्रसाद, पिलग्रिमेज रिजुवनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। इसके अलावा स्वदेश दर्शन स्कीम्स के अंदर गवर्नमेंट यहाँ पर सर्किट्स बना रही है, थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट्स, फॉर एग्जांपल बुद्धिस्ट सर्किट, कोस्टल सर्किट, डेजर्ट सर्किट, इको सर्किट, हेरिटेज सर्किट। तो आप इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हो अगर आप कोई आंसर लिख रहे हो रिगार्डिंग टूरिज्म में कितना ज़्यादा पोटेंशियल है और हमें टूरिज्म को इंक्रीज़ करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेडिकल टूरिज्म को इंक्रीज़ करना चाहिए, रूरल टूरिज्म को इंक्रीज़ करना चाहिए, उसके लिए सरकार ने क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं, तो सरकार की आप स्कीम्स को यहाँ पर कोट कर सकते हो। अब हम आगे चलते हैं। Process is the punishment. तो in our criminal justice system, the process is the punishment from hasty indiscriminate arrest to difficulty in obtaining bail. तो यहाँ पर सबसे पहले ऑथर ने ये कहा है कि हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में अगर हम देखें तो प्रोसेस ही पनिशमेंट हो जाता है। अभी यहाँ पर जो कन्विक्ट है वो पूरी तरीके से यहाँ पर जो अंडर ट्रायल होता है, अंडर ट्रायल को ही जेल में डाल दिया जाता है। तो प्रोसेस ही पनिशमेंट हो जाता है। जब तक यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, एविडेंस को कलेक्ट किया जा रहा है, तब तक जिसके ऊपर केस है वो जेल में होता है। तो फ्रॉम हेस्टी इनडिस्क्रिमिनेट अरेस्ट टू डिफिकल्टी in obtaining bail, the process leading to the prolonged incarceration of under trials needs urgent attention। और एक ग्रेव इशू है कि 80% जो हमारे प्रिजनर्स हैं वो अंडर ट्रायल से वो अभी तक कन्विक्ट हुए ही नहीं है, अभी उनके ऊपर केस चल रहा है, कुछ भी प्रूफ नहीं हुआ, लेकिन वो उसके बाद भी जेल में है। फिर यहाँ पर ऑथर ने बहुत सारे केसेस बताए, जैसे कि भीमा कोरेगांव केस, सर्जिकल इमाम, तो ये तो हम डिस्कस नहीं करेंगे ऐसे पर्टिकुलर केस। लेकिन प्रॉब्लम है हमारे अंडर ट्रायल्स की कि अंडर ट्रायल्स को यहाँ पर प्रिजन में डाल दिया जाता है और उनको यहाँ पर बेल तब तक नहीं मिलती है जब तक उनका केस क्लियर ही नहीं हो जाता। तो और 80% जो हमारे प्रिजनर्स हैं वो यहाँ पर अंडर ट्रायल्स हैं। तो व्हाट इज़ द लॉ? इन्वेस्टिगेशन के दौरान द अक्यूज्ड आर प्री अंडर ट्रायल्स, व्हेन चार्जेस आर फ्रेम्ड बाय द कोर्ट, तो वो यहाँ पर अंडर ट्रायल्स होते हैं। प्री चार्ज एविडेंस, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, ट्रायल एंड आर्ग्यूमेंट्स विल नॉट मे इट इज़ विल टेक मैनी ईयर्स। तो अगर आप देखो इन्वेस्टिगेशन करना, उसके बाद चार्जेस को फ्रेम करना, फिर प्रूफ करना, कितना ज़्यादा टाइम लग जाता है, तब तक क्या वो इंसान जेल में ही रहेगा। तो बेसिकली कन्विक्ट होने से पहले ही आप उसको जेल में डाल दे रहे हो, तो आपका तो यहाँ पर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ही गलत है। तो इस प्री ट्रायल इनकार्सरेशन अ सब्सटीट्यूट फॉर ट्रायल, प्रूफ, कन्विक्शन एंड पनिशमेंट, तो ये चेंज करने की ज़रूरत है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को चेंज करने की ज़रूरत है। तो एज सच आप क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो टॉपिक है वो प्रिपेयर कर लेना कि अगर इस पर क्वेश्चन आता तो आप डायरेक्टली लिख सको कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में क्या चेंज करने की ज़रूरत है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट है। एक जजमेंट है गुरुबख्श सिंह सिबियास केस, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था द प्रिंसिपल्स टू बी डिड्यूस्ड फ्रॉम द वेरियस सेक्शंस इन द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड वाज दैट ग्रांट ऑफ बेल इज द रूल एंड रिफ्यूजल इज द एक्सेप्शन। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि बेल देना ये रूल होना चाहिए, जेल में डालना रूल नहीं होना चाहिए। पर इंडिया में क्या है, इंडिया में इनडिस्क्रिमिनेट अरेस्ट होते हैं, छोटी छोटी बातों पर अरेस्ट कर लिया जाता है बिना किसी प्रूफ के। फिर लार्जली कंसिडर्ड एज अ टूल ऑफ हैरेसमेंट, तो यहाँ पर अरेस्ट को कंसिडर किया जाता है एज अ टूल ऑफ हैरेसमेंट। तो स्टेट के पास ये पावर होती है कि स्टेट अरेस्ट कर सकता है, लेकिन बेसिकली स्टेट अरेस्ट के नाम पर सिटीजन्स को अपने हैरेस नहीं कर सकता है। यहाँ पर जो सिटीजन्स है वो कॉन्स्टेंट फेयर में नहीं जी सकते हैं। फिर यहाँ पर ये कहा गया है कि ये बात समझने की ज़रूरत है स्टेट को
कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि रेस्ट्रिक्शंस फंडामेंटल हैं। तो यहाँ पर सिटीजन्स अपने फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय कर सकें। तो इस आर्टिकल में सिर्फ ये बताया गया कि इंडिया में बहुत ज़्यादा अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं, और अंडर ट्रायल प्रिजनर्स इसका मतलब ये है कि हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कहीं ना कहीं गलत है। तो उस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को चेंज करने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट है एक्सेस टू एबॉर्शन वेयर विमेन स्टिल डू नॉट हैव अ से। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। एबॉर्शन अभी भी आईपीसी के अंदर एक ऑफेंस ही है। तो एबॉर्शन कंटिन्यूज टू बी एन ऑफेंस अंडर द इंडियन पीनल कोड 1860। द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 इनैक्ट किया गया था, जो कि अलाउ करता है कि सर्टेन कैटेगरीज ऑफ वुमेन जो हैं वो यहाँ पर एबॉर्शन करा सकती हैं। फिर इसमें अमेंडमेंट किया गया जिसमें यह था कि 20 हफ्ते तक हर वुमेन करा सकती है, बस एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की ओपिनियन की ज़रूरत है, और 20 से 24 हफ्ते तक कुछ सर्टेन कैटेगरीज ऑफ वुमेन करा सकती हैं, और यहाँ पर 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की ओपिनियन की ज़रूरत है। इंडिया सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स रूटीनली एंगेज विद द क्वेश्चन ऑफ एबॉर्शन। तो अगर हमने यहाँ पर एमटीपी एक्ट बना दिया है कि विमेन एबॉर्शन करा सकती हैं, तो ऐसे में जो विमेन है उसको बार बार कोर्ट क्यों जाना पड़ता है, तो ये ऑथर ने क्वेश्चन किया है। तो सबसे पहले जो लॉज में ये जो प्रॉब्लम्स है ना, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। तो सेक्शन 312 ऑफ द आईपीसी कंटिन्यूज टू क्रिमिनलाइज अबॉर्शन एक्सेप्ट व्हेन परफॉर्म टू सेव द लाइफ ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन। तो सेक्शन 312 ऑफ द आईपीसी एबॉर्शन को क्रिमिनलाइज करता है। फिर सर्टेन कैटेगरीज ऑफ वल्नरेबल वुमेन जो कि 20 से 24 हफ्तों के बीच में भी यहाँ पर एबॉर्शन करा सकती हैं, जिनको अलाउ किया गया है। दीज इंक्लूड सर्वाइवर्स ऑफ सेक्शुअल असॉल्ट, माइनर्स, विमेन विद फिजिकल डिसेबिलिटीज, मेंटल इलनेस, विमेन इन ह्यूमैनिटेरियन सेटिंग्स, डिजास्टर और डिक्लेयर्ड इमरजेंसी, एंड व्हेन देयर इज अ चेंज इन विमेन्स मैरिटल स्टेटस ड्यूरिंग द ऑनगोइंग प्रेगनेंसी। तो इसमें अनमैरिड विमेन को इंक्लूड नहीं किया गया है। फिर ऑथर ने एक सर्वे की बात की, एक रिपोर्ट की बात की है, लीगल बैरियर्स टू एक्सेसिंग सेफ एबॉर्शन सर्विसेज इन इंडिया। तो यहाँ पर ऑथर को फील्ड वर्क करते समय ये पता चला कि जो अनमैरिड विमेन होती है, लेकिन अगर वो प्रेग्नेंट होती है तो उसको ऐसे ट्रीट किया जाता है कि जैसे कोई इलीगल काम हो गया हो। तो अ प्रेगनेंसी अराइजिंग आउट ऑफ ए वेडलॉक वॉज हर्ड फ्रीक्वेंटली फ्रॉम डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, और वो इसके लिए टर्म यूज़ करते हैं इलीगल प्रेगनेंसी। तो व्हेन आस्क्ड इफ इट इंडीड वॉज, ही सेड दैट इन ऑल इलीगल केसेस दे फर्स्ट फाइल एन इमरजेंसी पुलिस रिपोर्ट। तो यहाँ पर जब तक पुलिस या कोर्ट से रिपोर्ट नहीं आ जाती, अप्रूवल नहीं आ जाती, वो यहाँ पर अबॉर्शन नहीं करते हैं। द फियर ऑफ क्रिमिनल प्रोसेस वॉज रिट लार्ज। तो यहाँ पर हॉस्पिटल की गलती नहीं है कि वो यहाँ पर पुलिस की रिपोर्ट मंगा रहा है, कोर्ट की रिपोर्ट मंगा रहा है, उसे भी डर लगता है कि कहीं उसके ऊपर क्रिमिनल प्रोसेस ना चलने लग जाए। इन इट्स डिसीजन द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट एमटीपी एक्ट रिकॉग्नाइजेस द रिप्रोडक्टिव चॉइस ऑफ वुमेन। लेकिन एज सच देखें तो एमटीपी एक्ट में फीमेल ऑटोनॉमी की तो बात ही नहीं की गई है। यहाँ पर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का ओपिनियन इंपॉर्टेंट है कि वो यहाँ पर बताएगा, उसके बाद ही यहाँ पर विमेन जो है अबॉर्ट करा सकती है। द दिल्ली हाई कोर्ट ऑब्जर्वेशन। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन दी थी उस 25 साल की महिला के लिए जो कि यहाँ पर एबॉर्शन कराना चाहती थी और वो अनमैरिड थी, कि अगर वो यहाँ पर बेसिकली 23 हफ्तों में करा रही है अबॉर्ट, तो दिस इज़ इक्वल टू किलिंग द चाइल्ड। तो यहाँ पर ऑथर का यही कहना है कि अगर दिल्ली हाई कोर्ट की ऐसी ऑब्जर्वेशन है तो इसका मतलब तो यही है ना कि आप एबॉर्शन को एक तरीके से क्रिमिनल ऑफेंस कंसिडर कर रहे हो। फॉर आउटकम्स टू चेंज द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन वुड हैव टू रीच दोस्त जो कि ये बिलीव करते हैं कि प्रेगनेंसी अगर अनमैरिड वुमेन की है तो उसको इलीगल नहीं कंसिडर किया जा सकता, जो कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वुमेन का अपनी बॉडी के ऊपर यहाँ पर राइट होना चाहिए। द इंडियन लॉ ऑन एबॉर्शन इज इंडीड प्रोग्रेसिव। अगर हम यूएस से कंपेयर करें, लेकिन स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो फॉर अस, तो हमें और भी आगे जाना है। अभी भी हमारे जो लॉज हैं वो इतने ज़्यादा लिबरल नहीं हैं। द कंटिन्यूड क्रिमिनलाइजेशन ऑफ एबॉर्शन क्रिएट्स एन ऑरा ऑफ इलीगैलिटी अराउंड इट, और बेसिकली क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का डर रहता है। और वुमेन को यहाँ तक कि आपने बहुत सारे केस सुने होंगे कि जो वुमेन है वो कोर्ट में जा रही है एबॉर्शन की परमिशन लेने, तो बार बार कोर्ट क्यों जाना पड़ रहा है? तो आपको लॉज को इतने लिबरल बनाने की ज़रूरत है। तो अनलेस द लॉ इज अमेंडेड टू गारंटी एन अफर्मेटिव राइट टू रिप्रोडक्टिव चॉइस, वुमेन्स एक्सेस टू एबॉर्शन विल कंटिन्यू टू डिपेंड कि यहाँ पर डॉक्टर क्या डिसीजन दे रहा है, यहाँ पर जज क्या डिसीजन दे रहे हैं, उसके बेसिस पर ही वुमेन का जो एबॉर्शन का राइट है वो डिपेंड करता है। तो ये हो गया। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर गूगल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है जिसका नाम है लैम्डा। सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए, लैम्डा की फुल फॉर्म है लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशंस। बस इससे ज़्यादा यहाँ पर ये सेंटिएंट है, इसके अंदर ह्यूमन इमोशंस है, ये सब हमारे लिए जानने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लैम्डा आपको पता होना चाहिए। रशियन मिसाइल्स हिट ओडेसा पोर्ट पुटिंग लैंडमार्क ग्रेन डील एट रिस्क। तो कल हमने डिस्कस किया था कि डील हो गई है बिटवीन द रशिया एंड द यूक्रेन कि जो रशिया है वो यूक्रेन के अलाउ करेगा कि यूक्रेन अपने ग्रेन्स को एक्सपोर्ट कर सके। लेकिन अब यहाँ पर रशिया की मिसाइल्स ने ओडेसा पोर्ट को हिट कर दिया है, तो ऐसे में ग्रेन्स को एक्सपोर्ट करना मुश्किल हो सकता है। तो इट वॉज अनक्लियर व्हाट द स्ट्राइक्स वर टारगेटिंग एंड वेदर एनी ग्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज हिट। और अगर ग्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर हिट हुआ है तो इसका मतलब ये है कि रशिया ने इस्तांबुल एग्रीमेंट को यहाँ पर वॉयलेट किया है। तो इस्तांबुल एग्रीमेंट हुआ था जिसमें टर्की ने यहाँ पर ब्रोकर किया था, टर्की और यूनाइटेड नेशंस ने यहाँ पर ब्रोकर किया था डील बिटवीन द यूक्रेन एंड द रशिया, कि रशिया जो है यूक्रेन को अलाउ करेगा कि यूक्रेन यहाँ पर
फूड ग्रेन्स को एक्सपोर्ट कर सके और जो फूड इनसिक्योरिटी की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा सके। पाकिस्तान चाइना वेलकम इंटरेस्टेड थर्ड नेशंस ज्वाइनिंग CPEC। तो पाकिस्तान और चाइना का यही कहना है कि कोई भी अगर इंटरेस्टेड थर्ड नेशन है तो वो यहाँ पर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को ज्वाइन कर सकता है। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट पेज पर हमने जो डिस्कस किया है वो कैंगरू कोर्ट्स के बारे में डिस्कस किया है और एजेंडा ड्रिवन डिबेट्स की वजह से कैसे डेमोक्रेसी वीकन हो रही है, मीडिया ट्रायल्स होते हैं और जजेस को टारगेट किया जाता है, जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ है, तो ये सारी प्रॉब्लम है। फिर यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ हमने डिस्कस की कि रशिया के साथ हमारा जो ट्रेड है वो लगातार इंक्रीज़ हो रहा है क्योंकि रशिया हमें यहाँ पर डिस्काउंटेड प्राइस में हमें ऑयल दे रहा है, फर्टिलाइजर्स दे रहा है, तो ऐसे में हम यहाँ पर रशिया के साथ ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं क्योंकि वही हमारे लोगों के इंटरेस्ट में है। फिर हमने ये देखा कि ये जो एमनेस्टी है ये कैसे यहाँ पर FCRA को सर्कमवेंट करने की कोशिश करती है। उसके अलावा यहाँ पर EG के बारे में आपको पढ़ना है तो आप EG के बारे में पढ़ लेना, FCRA के प्रोविजंस के बारे में भी पढ़ लेना और रिसेंट अमेंडमेंट के बारे में भी पढ़ लेना। फिर अब हम आगे चलते हैं। ट्राई कलर के नाउ स्टे होस्टेड डे एंड नाइट। तो ये हमने डिस्कस किया कि जो ट्राई कलर है उसको दिन और रात में कभी भी होस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मशीन मेड और पॉलिस्टर फ्लैग्स को भी यूज़ किया जा सकता है। फिर हमने टूरिज्म से रिगार्डिंग कुछ स्कीम्स देखी जैसे कि स्वदेश दर्शन स्कीम्स जिसमें कि थीम बेस्ड सर्किट बनाए जाते हैं। फिर प्रसाद स्कीम हमने डिस्कस की, तो ये दोनों आप यूज़ कर सकते हो अगर आप यहाँ पर टूरिज्म के रिगार्डिंग आंसर राइटिंग कर रहे हो। यहाँ पर मंकी पॉक्स के बारे में दिया है। तो मंकी पॉक्स वायरस इज एंडेमिक इन पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एंड वेस्ट अफ्रीका। ये सिमिलर है टू स्मॉल पॉक्स बट लेस सीवियर। फेटल होती है लेकिन बहुत कम परसेंटेज में फेटल होती है। अब हम आगे चलते हैं। फिर यहाँ पर हमने डिस्कस किया प्रोसेस इज द पनिशमेंट कि हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो पूरी तरीके से ऐसा है कि पनिशमेंट जो है वो प्रोसेस ही बन जाता है क्योंकि जब तक इन्वेस्टिगेशन होती है तब तक यहाँ पर जो इंसान होता है उसको जेल में ही रखा जाता है, तो उसको चेंज करने की ज़रूरत है। यहाँ पर बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव की बात की गई है, तो एक बार हम बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली जो बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव है वो यहाँ पर पेशवा फोर्सेस और ब्रिटिशर्स के बीच में हुई थी 1818 में, जनवरी 1 1818 में। तो ब्रिटिश आर्मी में जो थे मोस्टली दलित सोल्जर्स थे और जो पेशवा आर्मी में थे तो पेशवा आर्मी में यहाँ पर अपर कास्ट डोमिनेटेड आर्मी थी पेशवा आर्मी की, लेकिन जो ब्रिटिश ट्रूप्स थे उन्होंने पेशवा आर्मी को हरा दिया। तो इस बैटल को ऐसा भी देखा जाता है कि ये विक्ट्री है अगेंस्ट कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन, क्योंकि यहाँ पर जो ब्रिटिश फोर्सेज में थे तो ब्रिटिश फोर्सेज में यहाँ पर मोस्टली जो थे वो यहाँ पर दलित सोल्जर्स थे। तो उसके लिए यहाँ पर 200th एनिवर्सरी मार्क की गई थी, लेकिन फिर वहाँ पर वायलेंस हो गया, स्टोन पेल्टिंग हो गई, तो वो वाला केस यहाँ पर बताया गया है। तो बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। ये हमने डिस्कस कर लिया एक्सेस टू अबॉर्शन। तो इंडिया में जो यहाँ पर जजमेंट MTP एक्ट है और जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है ये हमने डिस्कस कर लिया। फिर ओडेसा पोर्ट हमने डिस्कस कर लिया, गूगल का लैम्डा जो कि AI चैटबॉट है। रशिया मिसाइल्स हिट ओडेसा पोर्ट पुटिंग लैंडमार्क ग्रेन डील एट रिस्क। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। If you want to support this initiative, then you can. The link is in the description box. Thank you and have a nice day.